नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिल्किस बानो गैंग रेप मर्डर केस पर। और जैसा कि आपको पता होगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सारे 11 जो दोषी थे उन्हें वापस जेल भेजने का आदेश दिया है गुजरात सरकार को। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर रंजन कुमार। रंजन कुमार जी, आपका भारत एक्स फैक्टर पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गुप्ता जी, धन्यवाद। जी, तो बताइए का सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो गैंग रेप मर्डर केस पर क्या हुआ। ये मैटर जो बिल्किस बानो का मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में जो अभी चल रहा था इशू, जो अक्टूबर में ऑर्डर रिजर्व किया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने, जस्टिस नागारत्ना और जस्टिस उज्जवल ने 10 से 11 दिन के बहस के बाद। और इसमें इशू ये था कि जो 11 कॉन्विक्ट्स थे, जो गुजरात में जब 2002 में जो दंगा हुआ था, कम्युनल राइट, तो उसमें 11 कॉन्विक्ट्स को इस पे रिमिशन देके गुजरात सरकार ने छोड़ दिया था। रिमिशन मतलब माफी। और हाँ, माफी आप कह लीजिए। 482 सीआरपीसी में प्रोविजन है जिसमें कि पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस का पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को होता है। इस केस में गुजरात गवर्नमेंट ने उनको किया था। और उस रिमिशन ऑर्डर के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में ये आए थे, जिसमें कि एक तो विक्टिम भी आई थी जो कि विल्किस थी, और दूसरा पीएल के थ्रू भी कुछ लोगों ने उस ऑर्डर को चैलेंज किया था, काफी सारे ग्राउंड्स रेज करते हुए। तो इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा काफी सारे इश्यूज थे जिसको कि सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना था, जिसमें अगर मैं 2-3 इशू की बात करूं। पहला इशू सुप्रीम कोर्ट में था कि क्या ये एप्लीकेशन, जो सॉरी जो रिट पिटिशन फाइल हुआ था आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, क्या ये पिटिशन मेंटेनेबल है। ये आर्टिकल थर्टी दूसरा, टू संक्षेप में बताएं क्या है, बस बहुत संक्षेप में। ये रिट ज्यूरिसडिक्शन होता है जिसके अंदर आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं कोई भी राइट्स अगर आपके वायलेट होते हैं तो, इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट। काफी वास्ट ज्यूरिसडिक्शन है। सिमिलर प्रोविजन हाई कोर्ट में है 226 के अंदर आर्टिकल में। वो सारे ही पावर्स जो सुप्रीम कोर्ट को 32 में है, वही सारे पावर्स हाई कोर्ट को 226 के अंदर था। 32 के अंदर इन्होंने चैलेंज किया था बिल्किस बानो ने। पीएल भी काफी सारे फाइल हुई थी और पीएल का भी प्रोविजन यही है 32 का। 32 के अंदर काफी सारे जो सोशल एक्टिविस्ट थे, इन लोगों ने पीएल फाइल किया था। तो एक इशू जो पहला था वो मेंटेनेबिलिटी का इशू था कि क्या पीएल पिटिशनर उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, ये कहते हुए कि इनका कोई लोकस नहीं है। तो ये एक ऑब्जेक्शन अपोजिट पार्टी ने लिया था। और लेकिन कुछ दिनों के बाद पीएल पिटिशन फाइल होने के बाद खुद विक्टिम बिल्किस बानो भी आ गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू पे ये कहा कि क्योंकि अब विक्टिम भी आ गई है उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए आर्टिकल 32 में, और ये पिटिशन जो उन्होंने फाइल किया है वो बिल्कुल मेंटेनेबल है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को जिसको जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इन जी। सो फार एज द पीआईएल इज कंसर्न, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि वो खुद ही आ गई हैं तो अब पीआईएल पिटिशनर के बारे में डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। मोटे तौर पे तीन सवाल जो उठाए गए हैं, उठते हैं कि क्या गुजरात सरकार के पास उन 11 दोषियों को माफी देने का अधिकार था। कि सीआरपीसी 432 में और भी कुछ अलाइड सेक्शंस हैं जिसमें ये पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को दिया गया है कि जिसके बहुत सारे वजह है, ग्राउंड्स है। हर एक स्टेट की अलग अलग पॉलिसी है। यहाँ पे ये पॉलिसी जो इन्वॉल्व था वो 1992 का था, गवर्नमेंट के ऑफ गुजरात का, जिसमें पावर टू सस्पेंड और रिमिट सेंटेंस करने का पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को है। इशू यहाँ पे था कि क्या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट ऑफ गुजरात थी जिसने ये ऑर्डर किया कि उनको रेमिशन दिया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। इस इशू को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, जो इंसिडेंट था, जो ऑकरेंस हुआ था, जो क्राइम जो 302 और 376 के सब सेक्शंस में इनको कन्विक्शन हुआ था, उन्होंने कहा कि ये जो इंसिडेंट था वो वहां हुआ था गुजरात में, लेकिन बीच में किसी वजह से उस ट्रायल को ट्रांसफर कर दिया गया था स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। तो ट्रायल, कन्विक्शन और सेंटेंस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में पास किया था, वहां पे जो कोर्ट, कंपिटेंट ज्यूरिसडिक्शन की जो कोर्ट थी जो ये चीज सुन रही थी।
तो इशू था कि व्हिच गवर्नमेंट विल बी द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू टेक दैट डिसीजन ऑफ रेमिशन। क्या ये स्टेट ऑफ गुजरात होगा या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ के दलीलें सुनने के बाद ये कहा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है और स्टेट ऑफ गुजरात नहीं है जहां पे कि इंसिडेंट हुआ था। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि क्योंकि ये डिसीजन स्टेट ऑफ गुजरात ने लिया हुआ है इसलिए वो गलत है, ज्यूरिसडिक्शन उसने एक्सीड किया या पावर जो एक्सरसाइज किया वो सही नहीं किया, ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को करना चाहिए था। तो ये इशू को ये कहते हुए डिसाइड किया कि नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ही उसमें डिसीजन ले सकती थी। तो दिस ग्राउंड पे उस रेमिशन ऑर्डर को इन्होंने सेटिसाइड कर दिया, क्वाश कर अच्छा, दिया। दूसरा जो फिर सवाल उठता है कि क्या ये जो रिमिशन हुआ, जिसे आप माफी, जिसे आप रिमिशन कहते हैं कानूनी भाषा में, क्या वो कानून के मुताबिक हुआ? नहीं, कानून के मुताबिक हुआ कि नहीं हुआ उस पे ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं हुआ, और कानून के मुताबिक इसलिए नहीं हुआ कि जिसने ये डिसीजन लिया वो कॉम्पिटेंट नहीं थी वो डिसीजन लेने का। इन सो फार एज दिस पावर ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज कंसर्न अंडर द सीआरपीसी, ऑब्वियसली ये सरकार को, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर है कन्विक्ट्स को उसके कंडक्ट पे, उसको रिफॉर्म करने के और भी दूसरे ग्राउंड्स के बेसिस पे रिमिशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है। बट ये आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी को, जैसे इसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जिन लोगों को इस ग्राउंड पे रिमिशन देने के बारे में सोचा, क्या सिमिलरली सिचुएटेड जो और कॉन्विक्ट्स थे उसी जेल में वहां पे थे, क्या उन लोगों के बारे में आपने सोचा? क्यों नहीं रिमिशन दिया आपने उनको? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये आपने सेलेक्टिव रेमिशन दिया है बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजिकल, जो उनकी आइडियोलॉजी थी उसके बेसिस पे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिसीजन आर्बिट्रेरी था और गलत था। इस तरह का हीनियस क्राइम, मर्डर और रेप का क्राइम था, ग्रुप गैंग रेप था, और मर्डर एक नहीं था, काफी लोगों का मर्डर हुआ था। तो कहा इस तरह के ऑफेंसेस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको रेमिशन देने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जो क्राइम की जो ग्रेविटी है, जो हीनस क्राइम है, जो ग्रूसम मर्डर है, ये भी एक फैक्टर होना चाहिए जब आप रेमिशन के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप ये पूछ रहे हैं कि गलत ऑर्डर हुआ कि नहीं, मुझे लगता है कोई भी सरकार ये डिसीजन लेती तो शायद सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन जैसा दिया है उसके हिसाब से लगता है कि वो रेमिशन का ऑर्डर डिसीजन गलत ही होता। जो अपोजिंग पार्टी थी, जो उन लोगों का ये आर्गुमेंट था कि मई 2022 में राधे श्याम की तरफ से एक्सरसाइजिंग द रिट ज्यूरिसडिक्शन वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आए थे गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करते हुए। तो इस पे तीन ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक तो कहा कि आपको रिट में उस ऑर्डर को, गुजरात हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर ये था कि गुजरात गवर्नमेंट इज नॉट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। उस ऑर्डर को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में आए थे। दूसरा बात सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में कहा कि ये ऑर्डर, देयर आर टू थ्री पॉइंट्स व्हिच आर रेज्ड। एक तो कहा कि आपने मटेरियल फैक्ट्स को सप्रेस किया है जब आप सुप्रीम कोर्ट में आए थे। इसका दूसरा क्या सुप्रीम कोर्ट मतलब ने हुआ, कहा मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया है इसका? सारे फैक्ट्स, सारे फैक्ट्स जो कि जज के सामने नहीं रखा गया हो, जो कि रेलिवेंट था। क्या क्या रेलिवेंट था उसके बारे में उसने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें प्रिसाइडिंग जज का एक ओपिनियन था, उसके बारे में नहीं बताया गया कोर्ट को जब ये कोर्ट डिसीजन ले रही थी। दूसरा उसने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर था, शायद हरिहरन करके एक जजमेंट था, उसमें जो कहा गया था उस ऑर्डर के बारे में भी कोर्ट को नहीं बताया गया। तो उसके में कोर्ट ने कहा कि ये पर इंक्यूरियम ऑर्डर था। पर इंक्यूरियम का ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पुराने कुछ ऐसे जजमेंट्स हो या कोई कानून हो का प्रोविजन हो, प्रावधान हो, उसको कोर्ट के संज्ञान में नहीं लाया गया। और विदाउट कंसिडर किए हुए पुराने जजमेंट्स का, प्रेसिडेंट का, और विदाउट कंसिडर किए हुए उस रेलिवेंट प्रोविजन को कोर्ट ने जजमेंट पास कर दिया। तो दो तीन जो ग्राउंड था, एक था पर इंक्यूरियम था, मतलब उसने कहा कि मई 2022 का ऑर्डर वाज ए नलिटी एंड नॉन एस्ट। इसका मतलब वो गलत ऑर्डर था, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि आपने मटेरियल फैक्ट्स जो होने चाहिए तो उसको नहीं डिस्क्लोज किया। गुजरात हाई कोर्ट के एक ऑर्डर के बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं बोला, और एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ऑर्डर था जो हरिहरन करके उस केस का नाम था, उस जजमेंट के बारे में भी, जिसमें शायद ये कहा था, डील किया हुआ था कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होगा, उस जजमेंट के रेशियो को भी व्हाइल एडजुडिकेटिंग दिस पिटिशन वाज नॉट ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। तो इन सारे ग्राउंड को कहा कि ये जो ऑर्डर नलिटी है, पहला ग्राउंड बिकॉज द मटेरियल फैक्ट्स, सप्रेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स, फर्स्ट ग्राउंड, एंड सेकंड दिस जजमेंट इन इटसेल्फ वाज पास्ड इन पर इंक्यूरियम, मतलब कि आपने जो प्रोविजंस थे या जो प्रेसिडेंट थे उसको आपने जज के सामने नहीं रखा। ये कह के उसने कहा कि वो ऑर्डर गलत है। तो अगर तो आप पूछे उसका ठीक है। टेक्निकल मतलब क्या हुआ, तो टेक्निकल मतलब ये हो गया कि मई 2022 का ऑर्डर जिसमें कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप गुजरात गवर्नमेंट विल बी द
appropriate government to decide this, वो ऑर्डर ही गलत था, नलिटी था, मतलब उस जजमेंट की कोई वैलिडिटी नहीं है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस व्हिच आई हैव एक्सप्लेन, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, जजमेंट पास विदाउट properly appreciating the correct law, the correct precedent। तो इसलिए कहा कि उस ऑर्डर अगर था तो गलत ऑर्डर था। हाँ, मोटे तौर पे इसका ये मतलब हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट को ये बात बताई गई थी कि भाई इन्हें माफी दी जानी चाहिए, और फिर गुजरात हाई कोर्ट वो गए, और तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है, जो उसने पहले कहा था कि भाई गुजरात का हाई कोर्ट इस पे गुजरात सरकार फैसला करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि हमारे सामने जो है पूरे फैक्ट्स नहीं रखे गए थे और कई चीजों को छिपाया गया उस था। छिपाया गया था और करेक्ट प्रोविजंस ऑफ लॉ, प्रेसिडेंट जो जजमेंट पुराने थे उसको भी नहीं बताया गया। सो दैट ऑर्डर वाज पास्ड विदाउट कंसिडरिंग द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड द रेलेवेंट लॉ, इसलिए उसको कहा कि दैट जजमेंट इज नलिटी। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अब के फैसले के बाद ये जो 11 दोषी हैं वो 2 वीक में सरेंडर करेंगे और पूरी जिंदगी फिर जो सजा है वो काटेंगे, पूरी सजा काटेंगे। हाँ, जो 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 कन्विक्शन और जो सेंटेंस का ऑर्डर है उसको पूरा वो काटेंगे, अच्छा, तो उनको ये सरेंडर। अब ये तो ठीक है, बिल्किस बानो में ये फैसला हो गया और अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है और सभी इसका स्वागत भी कर रहे हैं। तो लेकिन अब इस फैसले के बाद आगे क्या कोई नजीर बनती है कि कल को फिर ऐसा कोई स्टेट गवर्नमेंट ना करे? नहीं, नजीर तो बन गई ना कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में कहा कि जहां पे ट्रायल हो रहा है, जो ऑर्डर जो जज कन्विक्ट कर रहे हैं जहां पे हैं, या जो सेंटेंस पास कर रहे हैं, जिस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में ये हो रहा है, वही सरकार अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी। ये तो नजीर हो गया। जहां पे इंसिडेंट हुआ है वो नहीं होगी, इसके बारे में तो लॉ सेटल कर दिया इस जजमेंट ने, तो ये तो नजीर होगा ही, इसको तो फॉलो करना पड़ेगा। और इसमें सेटल करते हुए उन्होंने और पुराने जजमेंट्स का भी रेफरेंस दिया है, जिसके बारे में कहा है कि मई 2022 का जो जजमेंट था उसमें इस जजमेंट के बारे में नहीं कहा गया, नहीं बताया गया कोर्ट को, या ओके कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया विदाउट कंसिडरिंग दोज प्रीसिडेंट। जी, और दूसरा ये क्या नजीर बनेगा कि भाई अगर आप किसी को माफ भी करते हैं, माफी देते हैं, तो उसका आधार क्या होगा, किन मामलों में माफी मिलेगी और किन मामलों में नहीं मिलेगी? ये तो सारे पॉलिसी में है। जैसे आपके गुजरात गवर्नमेंट ने 1952 की रिमिशन पॉलिसी थी, उसको कंसिडर करके वो जजमेंट दिया था। तो मोटे तौर पे सब सारी पॉलिसी लगभग एक ही है, बट हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी अपनी पॉलिसी रखी हुई है कि क्या क्या ग्राउंड होना चाहिए किसी को रिमिशन पे छोड़ने पे, जिसमें उसका कंडक्ट क्या है, उसको रिफॉर्म होने की क्या पॉसिबिलिटीज है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे ग्राउंड है। तो उस ग्राउंड को कंसिडर करके ही कोर्ट डिसाइड करती है कि रिमिशन ऑर्डर पास करना है, रिमिशन देना है कि नहीं देना है। वो तो ऑलरेडी है। ओवरऑल आप क्या देखते हैं इस फैसले के बाद? एक ये जो फैसला दिया गया है वो सोसाइटी को ज्यादा दिमाग में रख के दिया गया कि इस तरह के गैंग रेप और जो काफी लोगों का मर्डर जो हुआ था, इस तरह के केसेस में रेमिशन देने के बारे में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को सोचना भी नहीं चाहिए। या इस तरह के कोई भी ऐसे क्राइम हो, गैंग रेप से या मर्डर से तो बड़ा क्राइम कोई है नहीं, तो जब आप रेमिशन के बारे में देख रहे हो और सारे कंसीडर आप कर रहे हो उनके कंडक्ट को या उनके रिफॉर्म होने की पॉसिबिलिटीज को, तो इसका भी ध्यान रखें कि वो जो जिस जिस क्राइम में वो जेल में है, जिसको कमिट करने में, वो कितना हीनस क्राइम है। इसमें एक चीज और ऑब्जर्व किया था सुप्रीम कोर्ट ने, ये दिखाते हुए कि देखो इन लोगों को कोई भी पछतावा नहीं है, 11 एविट्स को, बिकॉज सेंटेंस के ऑर्डर में कुछ फाइन भी उनके ऊपर लगाया था कि आप इतने फाइन दोगे, वो फाइन भी इन लोगों ने किसी ने पे नहीं किया था। तो ये शो करता है कि आपको पछतावा नहीं है। दैट वाज आल्सो एन ऑब्जर्वेशन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो क्लियर होता है कि आपका जो रिफॉर्म होने का पॉसिबिलिटीज नहीं है। आपने एक एक आपने मजाक बना लिया है उसको कि हमने कन्विक्शन हो गया बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो क्राइम किया वो किया। कोई होता है कि पछतावा होना था, ऐसा भी उनको नहीं हो रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे निष्कर्ष निकाला कि दे हैव नॉट पेड द फाइन, जो फाइन होता है सेंटेंस के अलावा, वो आपने नहीं पे किया है। हालांकि सरकार को भी, गुजरात सरकार को भी ऑर्डर किया था 50 लाख का कंपनसेशन देने का, उनको जॉब देने का। उसका क्या हुआ मुझे पता नहीं, बट ऑब्जर्वेशन है कि इस तरह के डायरेक्शन स्टेट ऑफ गुजरात को भी दिया गया था। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने ये हमें जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुप्ता जी। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर रंजन कुमार। इस एपिसोड में आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।